हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कर रहे हैं पीजीटी इंग्लिश का, उसका पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें मैंने आपको कितने 40 क्वेश्चन ही करवाए थे। ठीक है, आज के लेसन जो आज का लेक्चर है उसमें हम 40 से आगे क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो पैसेज वाले क्वेश्चन हैं सिर्फ उनके मैंने आंसर नोट किए हैं, क्योंकि पैसेज को पढ़ने में उसको सोल्व करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है, तो वो आप खुद से सोल्व करेंगे। लेकिन मैंने उनके आंसर दिए हैं कि आप उसको एक बार अच्छे से चेक कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक 6 क्वेश्चन रह गया था, पहले मैं एक बार आपको वो करवाऊँगी। कल वाले लेक्चर में 6 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, तो एक बार पहले वो कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन था filling the blanks. Spend time abroad. When I was a student, I found it easier to get used to in another country. तो having spent, ठीक है, वर्ब की थर्ड, having प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पहले में आएगा और सेकंड में आएगा आपका लिविंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका सी, बी और डी ऑप्शन देख सकते हैं, ये वाले इसके ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। अब हम करेंगे 40 से आगे क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं 41 क्वेश्चन से। विच फेमस स्टोरी वॉज रिटन बाय खुशवंत सिंह। आपको पता है खुशवंत सिंह ने कौन सी फेमस स्टोरी लिखी है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये आप ऑप्शन देख सकते हैं जो दिए हुए थे। और अब हम देखते हैं कि ये जो दूसरे ऑप्शन दिए हुए हैं वो किन राइटर ने लिखे हैं। डायमंड डस्ट लिखा है अनीता देसाई ने। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज लिखा है झुम्पा लारी ने। और वन संडे रुथ परावार जामवाल ने। हु इज़ द नरेटर हीरो ऑफ सलमान रुश्दीज नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन का जो हीरो है वो कौन है? सलीम सिनाई। और अब बाकी जो करैक्टर दिए हुए हैं, पद्मा, नटराज, अख्तर बाबू, ये जो करैक्टर हैं वो कौन से वर्क में आए थे, एक बार इनको भी रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ। अख्तर बाबू शैडो लाइन्स में बाई अमिताभ घोष, यानी अमिताभ घोष का जो शैडो लाइन्स था उसके अंदर अख्तर बाबू। नटराज मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी बाई आर के नारायण। और सलीम सिनाई मिडनाइट चिल्ड्रन बाई सलमान रुश्दी, ये अभी आया हुआ है अपना। और जो पद्मा है वो मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रुश्दी। ठीक है, यानी कि ये भी इसके अंदर है, आया हुआ है मिडनाइट चिल्ड्रन। लेकिन इसने मेन कैरेक्टर के बारे में पूछा था, है ना, तो हमने वो बता दिया। उसके बाद 43 क्वेश्चन। इन आर के नारायण एन एस्ट्रोलॉजर डे व्हाट प्रोफेशनल इक्विपमेंट डज द एस्ट्रोलॉजर यूज टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। तो कावेरी सेल्स, ठीक है, टैरो कार्ड, एकेज्ड पैरेट, ग्रेन्स ऑफ राइस। तो क्या था इसका आंसर? कौरी सेल्स। उसके बाद है 44 क्वेश्चन। पब्लिश्ड इन 1938 द शॉर्ट स्टोरी द ओल्ड मैन एट द ब्रिज बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ। यानी कि जो 1938 के अंदर शॉर्ट स्टोरी आई थी ओल्ड मैन एट द ब्रिज अर्नेस्ट हेमिंगवे की, उसकी जो भूमिका है वो किसके अगेंस्ट बनाई गई है? ठीक है, ये बताया गया है कि मतलब किस चीज़ को लेके उसकी भूमिका तैयार की गई है, किसके अगेंस्ट उसकी भूमिका बनाई गई है। तो स्पेनिश सिविल वार के बारे में ये कहानी बताई गई है। देखो मैं पढ़ा देती हूँ, बड़े स्टोरी क्या थी आपको। अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो लघु कथा है द ओल्ड मैन एट द ब्रिज 1938 में प्रकाशित हुई थी। यह स्पेनिश गृह युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस कहानी में एक बूढ़ा आदमी ब्रिज पर बैठा है और वह युद्ध के कारण अपने घर से भागने के लिए मजबूर है। कहानी में हेमिंगवे ने युद्ध की तबाही और उनके लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाया है। बूढ़ा आदमी अपनी जानवरों की चिंता करता है जिन्हें वह पीछे छोड़ आया है, जिससे उसकी असहाय और दुख की भावना उजागर होती है। यह कहानी स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान लोगों के दर्द और संघर्ष को व्यक्त करती है। ठीक है, ला बेल डैम सेंस मर्सी, ये क्या है? ये एक शॉर्ट स्टोरी है, प्ले है, ये एक बैलेड। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि बैलेड क्या होता है। एक बार पढ़ लेते हैं बैलेड क्या होता है। बैलेड एक प्रकार की कविता या गीत है जो कहानी बताती है, यानी कविता के अंदर जो कहानी बताई जाती है उसको बैलेड बोलते हैं। इसे सरल भाषा में सीधे तरीके से
कहा जाता है, यानी सरल भाषा में और सीधे तरीके से लिखा जाता है। और अक्सर इसमें रोमांचक घटनाएं, वीरता, प्रेम और त्रासदी जैसे विषय होते हैं। बैलेड आमतौर पर 4 पंक्तियों के श्लोकों में लिखी जाती है, जिनमें एक निश्चित तुकबंदी यानी कि जो लिरिक्स होती है वो रिम स्कीम होती है, वो होती है ABCD या AB। उसके बाद है, देखो कुछ फेमस बैलेड्स देख लेते हैं। द रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, क्योंकि आपके एग्जाम में बैलेड्स से क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, तो ये तो नहीं आएगा लेकिन दूसरा तो आ सकता है ना। तो बाय सैमुअल टेलर कोलरिज, द रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिटरेरी बैलेड्स टेलिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ मैरिनर हु सूट्स एन, जो एक जो अल्ब्रेट पक्षी है उसको सूट कर देता है, एंड फेसेस डायर कंसिक्वेंसेस, और उसके जो भयानक परिणाम है वो भुगतता है। ला बेल डैम्स एंड मर्सी बाय जॉन किट्स, दिस बैलेड डिस्क्राइब ए मिडनाइट इनकाउंटर विद ए मिस्टीरियस एंड ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि एक ब्यूटीफुल और रहस्यमयी जो क्या है लेडी है, उससे एक नाइट मिलता है। हु इंचेंट्स हिम, जो उसके ऊपर मोहित हो जाता है, लीड्स हिम टू ट्रेजिक फैट, और तब उसके भाग्य का ट्रेजिक एंड होता है। द बैलेड ऑफ रेडी गॉल्स बाय ऑस्कर विल्डे, रिटन डूरिंग विल्डे इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जब विल्डे किस में थे और इम्प्रिजनमेंट में थे, जेल में थे। दिस बैलेड रिफ्लेक्ट ऑन द हार्श रियलिटी ऑफ द प्रिजन लाइफ, यानी कि जो प्रिजन लाइफ की जो कठिन डिफ़िकल्टी जो रियलिटीज़ हैं, और एग्जीक्यूशन ऑफ ए फेलो इनमेंट, और जो एग्जीक्यूशन होता है जो फेलो उसके मतलब इनमेट होते हैं उसके द्वारा, यानी कि उस लाइफ को इसमें दर्शाया गया है। सर पैट्रिक स्पेन, इनका नाम नहीं पता अभी ये, ठीक है। तो दिस ट्रेडिशनल स्कॉटिश बैलेड दैट टेल द टेल ऑफ द सेलर, देखो ये पढ़ लेना आप, ये सारी चीज़ मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दे दी है जो मेन है। एक तो ये 12 एलिन ट्रेडिशनल है, ये फोक, इसके अंदर फोक बैलेड है, ठीक है। और ये छवि चेज है, इसका भी राइटर पता नहीं है। अब क्वेश्चन आता है हमारा 51 से 55। देखो अब ये है आपका पूरा पैसेज, मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, आप जो पढ़ सकते हैं इसको स्टॉप करके, और उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसका क्या आने वाला है। अब देखो ये 46 क्वेश्चन आया हुआ है, इसके साथ इसका ये आंसर दिया हुआ है। उसके बाद 47, और उसके बाद फिर 48 का आंसर भी है, और उसके बाद है 49, उसके बाद 50, अब 51 से 55 फिर से क्या है, देखो फिर से ये क्वेश्चन है आपके लेटर के। मैंने लेटर राइटिंग करवा रखी है HPSC PGT के लिए, एंड मैंने नो लेक्चर डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको जो लेटर राइटिंग है वो अच्छे से सीखनी है, ऐसे राइटिंग सीखनी है, तो आप देख सकते हैं उसको। अब ये सेंटर ऑफ क्वेश्चन है 51 to 55, यानी कि 51 से 55 क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर एक लेटर दिया हुआ है और उसकी 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द मेन स्टेट, जो ये लेटर दिया हुआ है भाई, वो किसने लिखा है वो लेटर, उसका एड्रेस ही कौन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और उन्होंने ये लेटर किसको लिखा है, मारिया लैकोव को लिखा है। और ये लेटर ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल लेटर कह सकते हो और फॉर्मल लेटर कह सकते हो। तो इसके अंदर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसने थैंक यू बोला है लैकोव को कि आपने जो हमें सर्विस दी है वो हमें आपकी पसंद आई है, और आगे भी हम उन सर्विस का आपको देने के लिए, मतलब सर्विस देने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे भी हम आपको सेवा का मौका देंगे। तो ये लेटर है उसके लिए, आप पढ़ सकते हैं इसको, देखो ठीक है। उसके बाद जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो लेटर लिख रहा है वो कौन है, जॉर्ज फिलिप, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम, पाँचों क्वेश्चन। द एड्रेसी ऑफ द लेटर, जो एड्रेसी या जिसको एड्रेस किया गया है लेटर में उसको एड्रेसी ऑफ लेटर क्या है। मैंने ये यहाँ पे मैं गलती से बोल गई थी कि एड्रेसी कौन है, एड्रेसी है इसमें मिस्टर लोको।
तो द एड्रेसी ऑफ द लेटर कौन है? मिसेज मारिया लोकोव। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है योर्स शुड बी फॉलोड बाय द वर्ड। अब ये सिंसियरली वर्ड इसके लिए यूज़ करेंगे हम, ये पर समझ लेते हैं। इसमें हमेशा हमें डाउट रहता है कि क्या आना चाहिए नीचे योर्स के बाद। वार्मली दोस्ताना या अनौपचारिक पत्रों में हम लिख सकते हैं, यानी कि जो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को लेटर लिखते हैं, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? वार्मली। अफेक्शनेटली किसके लिए लिख सकते हैं? परिवार या बहुत करीबी दोस्तों को लिखे गए पत्रों में लिख सकते हैं। सिंसियरली औपचारिक या व्यावसायिक पत्रों में, तो हमारा पत्र व्यावसायिक भी है औपचारिक भी है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सिंसियरली। ओबीडियंटली अधीन या अनुशासित पत्रों में, जैसे छात्र द्वारा शिक्षक को लिखे गए पत्र में। ठीक है। उसके बाद है जॉर्ज फिलिप इज़ फ्रॉम सेंटर। जॉर्ज फिलिप किससे है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से। एन एंटोनी, देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में, लेटर के लास्ट में दिया हुआ बिल्कुल। योर्स जॉर्ज फिलिप। जॉर्ज फिलिप कहाँ से है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बिहाफ से इसने लेटर लिखा है मिसेस लोकोव को। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 54। एंटोनिस पूछा सुपीरियर का बैट, और उसके बाद सिनोनिम ऑफ फॉर अपकमिंग इमिनेंट। ठीक है। 56 and 60 read the passage given below and answer 5 question that below। अब पोइम है भाई, पोइम देखो, ये पोइम दी हुई है, मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 56 क्वेश्चन है मेयर इन द पोइम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ लैंड। वाई विल द बेचेस सून बी बेयर? ऑटमन विल कम। बी आंसर। उसके बाद 58 का है ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी, और ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। साइलेंस स्लीप अपॉन द मेयर इज एन इंस्टेंस ऑफ पर्सनिफिकेशन। इसके अंदर इसने क्या पूछा है? साइलेंस स्लीप अपॉन द मेयर इज इंस्टेंस ऑफ, तो इसके अंदर इसने पर्सनिफिकेशन आएगा भी इसके अंदर। ठीक है। पर्सनिफिकेशन कैसे आएगा? देखो, क्योंकि साइलेंस स्लीप कैसे साइलेंस हो सकती है, तो इसका क्या किया गया? मानवीकरण किया गया स्लीप का, तो इसलिए यहाँ पर इसमें पर्सनिफिकेशन आएगा। I wish some days that remember in these lines the poet wishes for could glide from me this fear। ये भी इसमें फॉरगेटफुलनेस आएगा। उसके बाद 61 to 65 फिर से एक पैसेज दिया हुआ है आपका। आप फिर से इस लेटर को पढ़ेंगे धीरे से और आंसर देने की कोशिश करेंगे, बाकी मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसके। व्हाट इज़ द कूलेस्ट थिंग अबाउट बटरफ्लाई एग्स? बटरफ्लाई के बारे में दिया हुआ है, ये डी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद बी ऑप्शन रहेगा, उसके बाद 63 डी ऑप्शन रहेगा, 64 का ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और 65 इसका बी ऑप्शन रहेगा। अब 66 से शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। चूज द पोइम रिटन बाय सेले ऑन द डेथ ऑफ किड्स। सबको पता है, आसान क्वेश्चन दिया हुआ था, एडोनिस। ठीक है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी? 1789 में, इसका भी सबको पता होगा। इन सोनेट 99 शेक्सपियर कंपेयर द स्वीटनेस एंड लवलीनेस ऑफ हिज लव ब्रेथ एंड कॉम्प्लेक्शन टू वायलेट्स। ठीक है, इसके अंदर लव का यानी कि शेक्सपियर कंपेयर करता है स्वीटनेस और लवलीनेस ऑफ हिज लव, किसे कंपेयर करता है? वायलेट से। द कंसेप्ट ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये समझने का क्वेश्चन, ये मैं आपको समझाती हूँ। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी सिग्निफाई। टी.एस. एलियट ने दी थी भी ये टर्म, क्या टर्म थी वो समझते हैं। डिसजंक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड इमोशन, यानी कि बुद्धि और भावना का असंगति, यानी बुद्धि और भावना की असंगति, यानी कि बुद्धि अलग जो हमारी इंटेलेक्चुअल है और जो इमोशन है
वो दोनों को जब हम अलग अलग करके पोइम में दिखाते हैं तो उसको ही बोला है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, टी.एस. एलियट ने। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके लिए। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक साहित्यिक सिद्धांत है जिसे टी.एस. एलियट ने प्रस्तुत किया था। एलियट का मानना था कि 17वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजी कविता में एक परिवर्तन आया है जिससे कवियों की सोच और अनुभूति के बीच एक अलगाव उत्पन्न हो गया है। टी.एस. एलियट ने इसे समझाने के लिए इस बात पर जोर दिया कि पहले की कविता जैसे कि जॉन डन और अन्य मेटाफिजिकल कवियों की रचनाएं विचार और भावना का एकीकृत अनुभव प्रस्तुत करती थी। उन्होंने कहा कि 17वीं शताब्दी के बाद विशेषकर जॉन मिल्टन और जॉन ड्राइडन के समय से कविता में एक विभाजन उत्पन्न हो गया है जहाँ विचार यानी कि जो आइडियाज़ और फीलिंग को अलग अलग प्रस्तुत किया जाने लगा है। इस अलगाव को उन्होंने डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार इस परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि बाद के कवियों की कविताएं सोच और अनुभूति के एकीकृत अनुभव को व्यक्त करने में कमज़ोर हो गई हैं। भाई वही बात है कि आपकी जो फीलिंग है और जो आपकी क्या है सोच यानी कि जो आपका माइंड है, जो आपका इंटेलेक्चुअल है, वो दोनों अलग हो गए हैं। उनकी पोइम में ये चीज़ बिल्कुल अलग अलग दिखाया गया है दोनों को। एलियट का यह मानना था कि आधुनिक कवियों को इस विभाजन को ख़त्म करने और एक बार फिर सोच और भावना को एकीकृत करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनकी कविताएं अधिक प्रभावशाली और पूर्ण हो सके। इस प्रकार डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कविता की गुणवत्ता में कमी और उसकी गहनता में आए बदलाव को समझाने का एक प्रयास है जो साहित्यिक आलोचना में एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। ठीक है। In the first 17 sonnets, Shakespeare employs the fair youth to marry and beget children so that, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट 17 सोनेट्स हैं, 17 जो सोनेट्स हैं, शेक्सपियर इम्प्लोर्स द फेयर यूथ, उसने किसको का वर्णन किया इसमें? फेयर यूथ का, जिसके साथ वो मैरी करता है एंड और बच्चे मतलब बच्चे पैदा करने की सोचता है। ऐसा मतलब उसको फेयर यूथ के बारे में उसने मतलब फीलिंग ली है। तो वो चिल्ड्रन सो दैट, क्यों? हिज ब्यूटी एंड ग्रेस विल नॉट बी लॉस्ट टू द वर्ल्ड, क्योंकि उसकी जो ब्यूटी है और जो ग्रेस है वो कभी भी वर्ल्ड के अंदर समाप्त नहीं होगी। ठीक है। तो उसके बाद है वोयला इज एन इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिकुलेट एंड अट्रैक्टिव कैरेक्टर फाउंड इन शेक्सपियर। वोयला किसके अंदर है? 12th नाइट के अंदर। अब ये बाकी के जो हैं इनके अंदर भी ये आप देख लेना कि किंग लियर में 3 थी। ठीक है। हेमलेट में तो पहले ही मर गई थी जो उसकी हीरोइन थी। उसके बाद है ग्रेट स्पिरिट्स नाउ ऑन अर्थ आर सो जर्निंग वॉज टोल्ड बाय जॉन किट्स। ये वही किसके द्वारा कहा गया? ये जॉन किट्स के द्वारा। मैं समझा देती हूँ इसको अच्छे से क्या है ये। ग्रेट स्पिरिट्स नाउ ऑन अर्थ आर सो जर्निंग, पंक्ति वास्तव में यानी कि जो ग्रेट स्पिरिट्स हैं, ठीक है, अब वो पृथ्वी के ऊपर आकर रहने लगी हैं, ये कहा है इन्होंने। पंक्ति में जॉन किट्स की कविता एंडीमियन से है। यह उनके विचार और आदर्शवादी दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस पंक्ति का अर्थ है कि महान और दिव्य आत्माएं इस धरती पर स्थायी रूप से निवास कर रही हैं। ठीक है। यानी कि जो महान और इस पंक्ति का क्या अर्थ है? दिव्य आत्माएं इस पृथ्वी पर अस्थायी रूप से निवास कर रही हैं। किट्स ने यह सुझाव देने के लिए उपयोग किया कि भले ही ये महान आत्माएं पृथ्वी तक सीमित समय के लिए आती हैं, उनकी उपस्थिति और उनके विचार अमर हैं और प्रेरणादायक होते हैं। किट्स की कविता में यह पंक्ति उन आत्माओं की उपस्थिति को मान्यता देती है जो पृथ्वी पर आदर्श और सुंदरता की खोज में है और उनका उद्देश्य मानवीय अनुभव को गहराई और अर्थ प्रदान करना है। यानी ऐसे लोग जो बहुत कम समय के लिए धरती पर आते हैं लेकिन वो अपने विचारों की वजह से अमर हो जाते हैं, ये उन लोगों के लिए ये लाइन बोली है किट्स ने। विच फ्रेज इन टू स्काईलार्क पोर्ट्रे द स्पीकर्स कन्विक्शन दैट पेन एंड लाफ्टर इज एलिन टू द स्काईलार्क। ठीक है। सॉरी, पेन एंड लैंग्यूर इज एलिन टू द स्काईलार्क। अब ये किसने बोला है? ये बोला है भाई, एक मिनट भाई, टू स्काईलार्क के अंदर बोला गया भाई ये लाइन। ठीक है।
यह कविता दाउ आर्ट अनसीन बट यट आई सीन दाई थ्रिल डिलाइट, जो कवि के इस विश्वास को दर्शाती है कि पीड़ा और थकावट को स्काई लार्क से कोई का, यानी पीड़ा और थकावट का स्काई लार्क से कोई संबंध नहीं है। इस लाइन की जो हिंदी है, इस पंक्ति में कवि स्काई लार्क की आदर्शता उसकी तीव्र खुशी का वर्णन करता है। जब लास्ट टाइम में जॉन किट्स मतलब टीबी की जो बीमारी थी उनको उससे सफ़र कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो एक पक्षी को देखते हैं, उसके ऊपर वो पोइम लिख रहे होते हैं, तो वो ये सब बता रहे होते हैं कि उसके चेहरे पर वो जो बोल रही है वो खुशी से बोल रही है, उसके पास दुख नहीं है, उससे सिर्फ सुख ही सुख है। मानता है कि स्काई लार्क अपनी स्वाभाविक अवस्था में आनंदित और उल्लसित रहता है और उसे दर्द या थकावट का कोई अनुभव नहीं होता। यह पंक्ति दर्शाती है कि स्काई लार्क की खुशी और उल्लास उसकी मौलिक स्थिति है, जो उसे मानवों की तरह दुख और थकावट से परे रखता है। टू ए स्काई लार्क कविता जॉन किट्स द्वारा लिखी गई है। ठीक है, देखो भी इस जो क्या है इसके अंदर ये दिया हुआ है कि स्काई लार्क पोर्ट्रे द, इस मतलब ऐसा कौन सा फ्रेज है जिसके अंदर स्काई लार्क को का वर्णन किया गया है कि स्पीकर का विश्वास, कन्विक्शन में जो होता है विश्वास, दैट द पेन और एंड लैंग्वेज में जो होती है थकावट, आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं, लंगूर को कभी थकावट नहीं होती, यानी कि थकावट इज एलिन टू द स्काई लार्क, वो यानी कि जो पेन है और जो पीड़ा है और जो थकावट है वो स्काई लार्क से दूर रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं करना भूल गई, ये रहेगा भाई, इसका क्या नाम है, एक मिनट, ये वाला सी आंसर रहेगा, ये लव सैड सैटियटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 74 क्वेश्चन है, द फैकल्टी बाय विच एन इंडिविजुअल इज इनेबल्ड टू ओवरलीप द लिमिट्स ऑफ हिज ऑन न्यूरल इमोटिव आइडियोलॉजिकल absorption and identify himself with the thoughts and feelings of other men is known as sympathetic imagination। मैं आपको समझाती हूँ भाई, समझाना पड़ेगा क्वेश्चन कि सिंपैथेटिक इमेजिनेशन क्या होता है। इस वाक्य का हिंदी अनुवाद है, वह फैकल्टी, वह अक्षमता जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी तंत्रिका, भावनात्मक और वैचारिक सीमाओं को पार करके दूसरों के विचार और भावना के साथ पहचान करता है। उसकी व्याख्या हिंदी में इस प्रकार की जा सकती है, यह अक्षमता उस गुण को संदर्भित करती है जिससे कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पार कर पाता है और दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने और अनुभव करने में सक्षम होता है। इसे सहानुभूति कहा जाता है। सहानुभूति के माध्यम से व्यक्ति अन्य लोगों के अनुभवों और भावनाओं को अपनी खुद की ही तरह महसूस करता है, यानी दूसरों के दुखों को अपने दुख महसूस करना ही इस लाइन का क्या, देखो ये जो लाइन है इसका मीनिंग है दूसरे के सिंपैथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है दूसरों के दुखों को अपने दुख समझ कर फील करना। ठीक है, जिससे आपसे संबंध और संवाद में गहराई आती है। ठीक है, सहानुभूति की कल्पना यानी सिंपैथेटिक इमेजिनेशन का विचार मुख्य रूप से साहित्यिक आलोचना और दार्शनिक एडमंड बर्क, यानी कि ये जो विचार है वो किसने दिया था, एडमंड बर्क ने द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने इसे अपनी प्रसिद्ध कृति ए फेलिसिटी ऑफ द सब्जेक्ट में विकसित किया है, यानी कि इनका वर्क याद कर रखना है आपको, एडमंड बर्क, उनका जो वर्क है ए फेलिसिटी ऑफ द सब्जेक्ट आपको याद रखना है, में विकसित किया। बर्क के अनुसार सहानुभूति की कल्पना वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरों की भावना और अनुभवों को समझने और महसूस करने की कोशिश करता है, भले ही वह स्वयं उन अनुभवों का सामना न कर रहा हो। यह विचार साहित्यिक और कल्पनात्मक निर्माण में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह लेखक और पाठक दोनों को गहरी भावनात्मक और वैज्ञानिक समझ प्रदान करता है। बिकॉज आई कुड नॉट 75 क्वेश्चन में आ गए भाई, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्फ एंड इमोर्टलिटी। एमिली डिकिंसन वर्सेस कैन बी सम्ड अप एज, देखो क्योंकि मैं डेथ के लिए नहीं रुक सकी,
ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, उसने मेरे को दयालुता से रोका। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्स एंड इमोर्टलिटी। ठीक है, यानी कि मैं जो गई थी ये कैरेज, यानी कि उसमें मैं अकेली नहीं गई थी, मेरे साथ मेरी अमरता गई थी। एमिली डिकिंसन ने जो वर्स है उसको ऐसे यानी कि उस पोइम में को ऐसे समराइज किया है। द लोनलीनेस ऑफ द जर्नी इज डिस्पेल्ड एज हर इमोर्टल पार्ट राइज्ड विद हर। क्या कहना है कि लोनली ऑफ द जर्नी, यानी कि जो अकेलापन है जर्नी का, उसको डिस्पेल किया जाता है एज हर इमोर्टल पार्ट, यानी कि जो अमरता होती है आदमी की वो उसके साथ जाती है। ये चीज़ ख़त्म कर देती है लोनलीनेस, अकेलापन, जर्नी के अकेलेपन को। इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स मेंडिंग वॉल, टू मेंस मीट ऑन टर्म्स ऑफ civility and neighborliness to build a barrier between them. Their task seems to be words best describe the nature of their task. Which of the following? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइम है मेंडिंग वॉल, टू मैन मीट ऑन टर्म्स ऑफ द सिविलिटी, यानी कि जो दो लोग हैं, ठीक है, वो नेबर हैं। भाई मैं इस लाइन की मीनिंग समझा देती हूँ आपको, एक मिनट यहाँ से समझ लेते हैं हम इसको। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मेंडिंग वॉल में दो आदमी सिविलिटी में जो होता है शिष्टा और पड़ोसीपन की शर्तों पर एक दीवार बनाने के लिए मिलते हैं। उनका कार्य शब्दों द्वारा सबसे अच्छा वर्णित किया जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता मेंडिंग वॉल में दो पड़ोसी मिलकर एक दीवार की मरम्मत करते हैं जो उनके बीच की सीमा को बनाए रखती है। इस दीवार की मरम्मत का कार्य केवल एक भौतिक कार्य नहीं है बल्कि एक प्रतीकात्मक कार्य भी है। यहाँ दीवार का निर्माण शब्दों और विचारों द्वारा भी किया जाता है, यानी कि जब हम एक दूसरे से नहीं बोलते हैं तो अपने आप ही दीवार बन जाती है। यह दिखाता है कि कैसे लोग अक्सर आदर्श और परंपराओं के अनुसार सीमाएं खड़ी करते हैं, भले ही वे सोचते हैं कि ये सीमाएं केवल भौतिक हों। इस प्रक्रिया में उनके कार्यों को शब्दों और विचारों के माध्यम से सबसे अच्छा वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइम है मेंडिंग वॉल, इसके बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ, मैंने इसको आपको इसलिए समझाया था कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। देखो, इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेंडिंग वॉल, टू मेंस, यानी कि जो दो पड़ोसी हैं वो टर्म्स ऑफ सिविलिटी, यानी शिष्टता के साथ मिलते हैं और जो नेबरहुड है उसके साथ के हिसाब से मिलते हैं, और टू बिल्ड ए बैरियर, एक क्या बनाते हैं, एक बीच में दीवार बनाते हैं बिटवीन देम। देयर टास्क सेम टू बी वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब, उनका जो ये क्या है उसको वर्ड्स से भी उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है। द नेचर ऑफ देयर टास्क, उनका जो टास्क का जो नेचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ देयर, यानी कि जो एक वर्ड है जिससे उनका ये जो नेचर वो है टास्क, यानी कि टास्क का नेचर है, ये इस काम के लिए एक वर्ड बनाया गया है जो कि एक दीवार खड़ी होती है पड़ोसियों के बीच में, वो वर्ड पूछा है इसने क्या है, तो वर्ड है सिसिफियन। भाई देखो, वैसे इस क्वेश्चन के आंसर को हम आराम से क्या आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्योंकि देखो बिल्कुल ही ये वर्ड हमने अब तक नहीं सुना है लिटरेचर में, नया वर्ड था, तो आंसर वही होता है मोस्टली केसेस में। तो ये तो था तुक्का लगा के हम अगर किसी को काम करते हैं, लेकिन वैसे देखो तो सिसिफियन अब तक हमने किसी भी क्वेश्चन मतलब नेट में या किसी में भी सुना नहीं है। तो क्वेश्चन को इतना डीप निकाल के लाया हुआ है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब कर ले जाते हैं, लेकिन 20% जो 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ वही बच्चे करते हैं जिनको एग्ज़ाम निकालना होता है। ठीक है, यानी कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं और जिनका एग्ज़ाम निकलता है। अब ये इसका मीनिंग और समझ लेते हैं। जो वर्ड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के संबंध में, जो सिसिफियन है, एक अंतहीन और निरर्थक प्रयास का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। फ्रॉस्ट की कविताओं में अक्सर जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों की बात की जाती है, जहाँ वे उन प्रयासों को दर्शाते हैं जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के बिना निरंतर जारी रहते हैं। उदाहरण के तौर पर उनकी कविता द रोड नॉट टेकन में व्यक्ति के जीवन के विकल्पों और उनके परिणामों के बारे में विचार किया गया है, जो अंततः एक सिसिफियन संघर्ष की तरह प्रतीत हो सकते हैं। निरंतर प्रयास और निर्णय, लेकिन परिणाम की अनिश्चितता के साथ। इस तरह से
फ्रॉस्ट की कविताएं कभी कभी सिसिफियन प्रयास की भावना को उजागर करती हैं, जहां निरंतर प्रयास के बावजूद एक स्थिरता और अंतिम सफलता की कमी होती है। ठीक है भाई, यानी कि जो ये वर्ड है ना, इसका मीनिंग क्या है? व्यर्थ। सिसिफियन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? व्यर्थ। यानी अंतहीन या निरर्थक। देखो ये इसका मैंने यहाँ पर दिया हुआ मीनिंग, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इसको। डायलॉग अपीयर्स इन बाय आर्थर मिलर द डेथ ऑफ सेल्समैन। इसके अंदर ये डायलॉग अपीयर होता है। डायलॉग किसके अंदर अपीयर होते हैं? आर्थर मिलर और डेथ ऑफ द सेल्समैन, जिसमें आर्थर मिलर अपने बेटे से बात कर रहा होता है। देखो, आई एम नॉट ए डाइम डजन, आई एम विली लोमन एंड यू आर बिफ लोमन। अपने बेटे से बोल रहा है इसमें विली लोमन। इस संवाद में विली लोमन अपने बेटे बीफ से बात कर रहा होता है। यहाँ पर वह अपने आत्मसम्मान और महत्व को व्यक्त करता है। इन T.S. Eliot मर्डर इन द कैथेड्रल द कोर्स रिफ्यूज टू एम्ब्रेस ट्रांसीडेंस। द women of the Canterbury are content to go on of modern life। देखो क्वेश्चन का आंसर है इनर्ट रेजिग्नेशन। लेकिन आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, बहुत ही डीप क्वेश्चन दिया हुआ। मैं आपको एक बार समझाती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं वापस। T.S. एलियट की मर्डर इन कैथेड्रल में इनर्ट रेजिग्नेशन का अर्थ है एक प्रकार की निष्क्रिय स्वीकार्यता या आत्मसमर्पण, जिसमें व्यक्तियों या पात्रों के पास स्थितियों को बदलने या उन्हें चुनौती देने की कोई ऊर्जा या इच्छा नहीं होती। यह स्थिति तब होती है जब लोग अपने भाग्य या परिस्थितियों को पूरी तरह से मान लेते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कोई सक्रिय प्रयास नहीं करते। इस नाटक में कैंटरबरी की महिलाएं और अन्य पात्र इस निष्क्रिय स्वीकार्यता की स्थिति में होते हैं, जिसमें वे अपने जीवन की स्थितियों को बिना किसी विरोध या प्रयास के स्वीकार कर लेते हैं। यानी भाई एक ऐसा आदमी जो कि विद्रोह करने की उसके अंदर पावर नहीं होती है और जो भी हो रहा होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यानी एक आदमी कमज़ोर इतना होता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छा बुरा जो भी, जिसमें वे अपने जीवन की स्थितियों को बिना किसी विरोध या प्रयास के स्वीकार कर लेते हैं। यह उनका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करने का तरीका है, जिसमें वे भारी परिस्थितियों के प्रति असंवेदनशील और अदगम्य बने रहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक ऐसा आदमी जो कि जो इनर्ट रेजिग्नेशन है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा आदमी जो भी उसके ऊपर हो रहा है उसको वो आंखें बंद करके उसको बस एक्सेप्ट कर लेता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती उसका विद्रोह करने की। तो मर्डर इन जो कैथेड्रल है इसके अंदर T.S. एलियट ने ये टर्म दी है। तो T.S. एलियट मर्डर इन कैथेड्रल द कोर्स, यानी कि जो एक समूह है महिलाओं का, रिफ्यूज टू एम्ब्रेस ट्रांसडेंस, यानी कि वो ट्रांसडेंस यानी कि जो अलौकिकता होती है उसको रिफ्यूज कर देती हैं। द वीमेन ऑफ कैंटरबरी की वीमेन आर कंटेंट टू गो ऑन द मॉडर्न लाइफ। ठीक है, यानी कि द वुमेन ऑफ द कैंटरबरी आर कंटेंट, यानी कि वो जो मॉडर्न जो कैंटरबरी की वुमेन है वो संतुष्ट है टू गो ऑन द मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ को पाके, यानी कि उसको तरफ जाते हुए वो खुश हैं, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। उसके बाद द आर्चेक द अनटच्ड बाय मॉडर्न लाइफ ऑफ अरेन कम्युनिटी इज़ पोर्ट्रेड इन। तो भी ये जो पुरानी चीज़ें हैं अनटच्ड बाय मॉडर्न लाइफ, यानी जिसने मॉडर्न लाइफ को टच भी नहीं किया है, अरेन कम्युनिटी है इस उसको उसका चित्रण किया गया है। किसने चित्रण किया उसका? J.M. सिंस राइडर टू द सी। J.M. सिंस ने राइडर टू द सी के अंदर जो अनटच्ड बाय मॉडर्न लाइफ, यानी कि जो पुराने लोग हैं, यानी जो लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न लाइफ को टच भी नहीं किया है, अरेन कम्युनिटी के बारे में ये क्वेश्चन है, तो उनके बारे में भी इसको चित्रित किया गया है। किस में किया है? J.M. सिंस ने राइडर टू द सी में किया है। समझ लेते हैं एक बार इसको। J.M. सिंस के नाटक राइडर टू द सी में अरन समुदाय की प्राचीन और
आधुनिक जीवन से अप्रभावित स्थिति को चित्रित किया गया है। इस नाटक में अरेन द्वीप पर रहने वाले लोग एक कठिन और प्राचीन जीवन जीते हैं जो बाहरी आधुनिकता से पूरी तरह अलग हैं। नाटक में अरन के निवासी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक पुरानी और पारंपरिक जीवन शैली का पालन करते हैं। ठीक है, यानी कि अरन के जो निवासी हैं वो पुरानी और पारंपरिक जीवन शैली का पालन करते हैं। समुद्र के साथ उनका गहरा संबंध है। उनके जीवन की कठिनाइयाँ इस बात को दर्शाती है कि वे आधुनिकता से दूर हैं, अपनी पुरानी परंपराओं में जी रहे हैं। इस तरह सिंज ने अरन समुदाय के जीवन की पुरानी और अपरिवर्तित स्थिति को प्रस्तुत किया है जो आधुनिक दुनिया के प्रभाव से अछूता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर तो इसके अंदर भी क्या बताया हुआ है, अरन समुदाय की कम्युनिटी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अरन समुदाय की कम्युनिटी के बारे में बताया जो पुराने हैं। ठीक है, जिन्होंने मॉडर्न लाइफ को छुआ तक नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में किस में बताया गया है, इनके वर्क जेम्स सिंज के राइडर टू द सी में। यही क्वेश्चन का आंसर था। आई कैन स्मेल वॉयलेंस, मैं जो वॉयलेंस है जो हो रही है उसको मैं स्मेल कर सकता हूँ। इन द एयर, हवा में, लाइक द लेस ऑफ कमिंग रेन। ठीक है, यानी कि जो जैसे बारिश जब आती है उसकी खुशबू आती है। मैस हैटर्ड ड्रिफ्टली ग्रे अक्रॉस द मून। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम काकी एंड दारूवाला रूमिनेशन। काकी एंड दारूवाला का जो रूमिनेशंस है उसके अंदर से ये लाइनें ली गई हैं। देख लेते हैं एक बार। इन पंक्तियों में कवि हिंसा के संकेतों को महसूस करने की बात कह रहा है। आई कैन स्मेल वॉयलेंस इन द एयर, मतलब है कि कवि को हवा में हिंसा की गंध आ रही है, जैसे आने वाली बारिश की ठंडक और उसका संकेत होता है। लाइक द लेस ऑफ कमिंग रेन से यह संकेत मिलता है कि हिंसा की गंध उसी तरह तेज और असहज है जैसे बारिश की तेज बूंदी। ठीक है, मास हेटर ड्रिफ्टली ग्रे अक्रॉस द मून का अर्थ है कि समाज में फैली हुई नफरत चांद के चारों ओर फैले हुए धुंधले बादलों की तरह प्रतीत होती है जो एक अंधेरे और नकारात्मक माहौल की ओर इशारा करती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि समाज में फैली हिंसा और नफरत के अंधकार में प्रभाव को व्यक्त कर रहा है। 90 देखो भाई कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये, एक मिनट, 80 क्वेश्चन था। 80 क्वेश्चन के बाद 96 तक हमारे मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम 96 मैथ्स और रीजनिंग और हरियाणा जी के क्वेश्चन दिए हुए थे, और जो कि मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैं इंग्लिश वाला पार्ट ही आपको सोल्व करवा रही हूँ। और 96 to 100 वाले क्वेश्चन में फिर से आपको ये देखो, ये दिया हुआ है पैसेज, बहुत लंबा सा, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार वीडियो को पॉज करके। मैं आपको दिखा रही हूँ उसको धीरे धीरे से। उसके बाद है इसका बी ऑप्शन है पहले क्वेश्चन का। सेकंड का सी है और 98 का ए है, 99 का बी है और 100 वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका ए। ठीक है, तो भी ये था आपका पेपर। आप कमेंट्स कर सकते हैं आपको अच्छा लगा या आपको क्या समझ नहीं आया, मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी स्टडी में, तो आप सब कुछ मेरे को बता सकते हैं। आपके जो सुझाव होंगे वो मैं एक्सेप्ट करूँगी। ठीक है, तो भी वीडियो बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं ताकि मैं आपको के लिए ऐसी वीडियो और लेके आती रहूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग and like, share and subscribe my channel.